सुप्रभातम आप सभी के लिए। मैं विवेक सर संस्कृत भारत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम मिलकर बाल विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट और जो समस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा होती हैं उनमें पूछा जाता है। आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि बाल विकास का क्या अर्थ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालकों का जो मानसिक व शारीरिक विकास होता है वह सामान्य अर्थ में हम उसे कह सकते हैं कि उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास। पर जो विकास होता है वह शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, बालक में सामाजिक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी उसमें होता है, भाषा का विकास या भाषाई विकास हम कह सकते हैं, तथा धार्मिक इत्यादि विकास भी उसमें होते हैं। विकास के संबंध की यदि मैं बात करूं तो इसका संबंध गुणात्मक अर्थात कार्य करने में जो कुशलता प्राप्त होती है या जो ज्ञान अर्जन करता है बच्चा, या वो तर्क करता है या नवीन जो उसमें विचारधारा का प्रसार होता है। और आप सभी जानते हैं कि आप सभी को शिक्षक बनना है और एक निश्चित आयु के बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो जब आप निश्चित आयु के सामान्य बालकों की जो शारीरिक और उनकी जो मानसिक और उनकी सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आपको आवश्यक है, जिससे कि आप उनकी जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करके उन्हें एक अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकें। ठीक स्किनर जी ने भी इसी तरह का कहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक इसी तरह के एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है हरलॉक। उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। इसी तरह क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के सिद्धांत की बात करें यदि हम, तो नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। एक छोटे से, जिसको गिनती नहीं की जा सकती, उस आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के जो सभी पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति संपन्न कर सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। आप पूछेंगे सर ये क्या है, समान प्रतिमान सिद्धांत क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को आपको मिलती हैं। किसी के विकास की गति तीव्र होती है और किसी की मंद होती है, आप सभी को पता है। महान मनोवैज्ञानिक गैसल जी के अनुसार 2 व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। हमारा तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम की एक रूपता। आप कहेंगे सर यह क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों में
वृद्धि शीर्ष की ओर से प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। चौथे नंबर के सिद्धांत की बात करें तो वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। आप पूछेंगे सर कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शैशव अवस्था में शुरू के वर्षों में यह कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोर अवस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं रहती। ठीक इसी तरह नंबर 5 की बात करते हैं तो विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आंखों और वाक् तंत्र अर्थात वोकल सिस्टम तक सीमित हो जाती हैं। नंबर 6 की बात करें तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। आप कहेंगे सर क्या है? तो आपको बताना चाहेंगे कि विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इसमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। नंबर 7 एकीकरण का सिद्धांत। आप पूछेंगे क्या है? तो आपको बताना चाहेंगे कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रक्रिया तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक इसी तरह नंबर 8 की यदि हम बात करें तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि एक बालक की अपनी बुद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बताता है कि उसका आकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। इसी क्रम में 9 नंबर हम देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से
प्रभावित होती है। उसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। इसी क्रम में नंबर 10 की बात करें, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम देता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। इसी क्रम में आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत आता है। इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर है। पुनर्बलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि पुनर्बलन के माध्यम से नवीन अर्थात नई प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। नंबर 12 की बात करें तो वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। आप कहेंगे सर कैसे? तो बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का काम करता है, वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक है। आशा करते हैं आप सभी को बाल विकास के सिद्धांत समझ में आए होंगे और बाल विकास की अवधारणा समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।